हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत यूनिक वे से। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, राइट। तो जितने भी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं उनको हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद साथ साथ जो एक्टिविटीज हैं उसको भी बहुत इजी वे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि वो प्रोसेस है जहां पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है देयर आर सर्टेन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक। ये आपके लिए एक ओवरव्यू था। अब हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी आइडेंटिटी दोनों अलग होंगी। अब एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन है जो भी, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो है दे आर प्रोडक्ट्स। तो अगर अब मैं सिंपली ये लिखूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ठीक है। इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हों राइट हैंड साइड में, देन इट इज नोन एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। है ना। जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो ये क्यों होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिंपल तरीका होता है जिसके थ्रू हम नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जब बैलेंसिंग करते हैं तो एक कहते हैं ना जुगाड़ वाला तरीका अपनाएंगे हम। जुगाड़ वाला हिट एंड ट्रायल मेथड, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड मैनर में हम कहेंगे तो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन वो है क्या, जुगाड़ तरीका। ठीक है। और जब भी बैलेंसेस होंगी, इक्वेशन बैलेंस होंगी, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट को यूज किया जाएगा। कैसे होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। देखिए, लल्लू प्रॉब्लम है, एकदम लल्लू वाला काम कि आयरन और वाटर मिलके आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन साथ में प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है इसका? देखिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स देखना है हर एलिमेंट का, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, रिएक्टेंट साइड देखें, तो रिएक्टेंट साइड में आपको आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं। आयरन एक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन के तीन, ऑक्सीजन के चार और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल सॉरी दो एटम्स प्रेजेंट हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम को, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हो जाएंगी। आप देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं हम थर्ड स्टेप में। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे? जो राइट हैंड साइड है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम्स लाइक दिस। तो पहले हमने ऑक्सीजन को इक्वल किया, अब हम हाइड्रोजन को इक्वल कर रहे हैं। एंड इन थर्ड स्टेप हम किसको देखेंगे? क्या बच गया हमारे पास? आयरन। आयरन यहाँ पर एक है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं, तो सिंपल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको इसीलिए कहा जाता है। कुछ लोग उस एटम को लेते हैं वो जो सबसे ज्यादा नंबर में होता है। ठीक है। सो अब हम फाइनली देख सकते हैं हमारे तीनों एटम आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड इक्वल है। सो इट इज नोन एज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं
लल्लू प्रॉब्लम्स है ये भी, लल्लू प्रॉब्लम्स। आप इनको बैलेंस करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एक रिएक्शन के लिए मैक्सिमम आप 1 मिनट ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो 6 रिएक्शन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि विद इन 5 मिनट करें, बट 6 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। इनके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक बड़ी इजी सी एक्टिविटी दी हुई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई गई है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे, सैंड पेपर से उसको रब कर लेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्यों हमने उसको क्लीन किया, क्यों हमने उसको सैंड पेपर के साथ रब किया। उसके बाद टोंग की हेल्प से इसको बर्निंग स्प्रिट लैंप के पास लेकर जाना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे ऐश बनना शुरू हो जाएगी, जो हम वॉच क्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे एक्टिविटी में, आपने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए डिस्कस करते हैं, आसान भाषा में इसको समझते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, सैंड पेपर से उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद टोंग की हेल्प से उसको होल्ड करके और उसको बर्निंग बर्नर के पास लेके गए। मैग्नीशियम रिबन बर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन बर्न करने के साथ साथ यहाँ पर किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, व्हाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला वो हमने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब हमने इसको पीएच पेपर के साथ चेक किया तो ब्लू कलर हमें मिला, रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू कर दिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, और उसको फिर हमने वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करवाया तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों यहाँ पे, कि हमने क्लीन क्यों किया उसको, और ऐसा बोला जाता है, टीचर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हमारी आंख से जितना दूर हो सके उतना रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने का सबसे मेन रीजन ये है कि मैग्नीशियम रिबन के पास के ऊपर कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि जब एयर में वो होता है तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है। सो बर्निंग से पहले इसको क्लीन कर देते हैं सैंड पेपर से टू रिमूव द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस। तो इससे क्या होगा, ये फटाक से जलेगा ऑक्सीजन के साथ एयर में। दूसरी बात कि इसको क्यों दूर रखना है, क्योंकि जो डेजलिंग लाइट, ब्राइट लाइट जो प्रोड्यूस होगी ना व्हाइट कलर की, ड्यू टू बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इट कैन बी हार्मफुल टू आवर आईज, इसलिए इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रखने की जरूरत होती है। तो पहली एक्टिविटी आपको समझ आई, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम कब कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे या तो कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, गैस रिलीज हो सकती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये चारों रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आयरन को हमने कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था उसके साथ रिएक्शन करवाया, तो आयरन सल्फेट बना ब्लू ग्रीन कलर का, तो कलर चेंज हो गया ब्लू से ब्लू ग्रीन। टेम्परेचर राइज, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन क्विक लाइम की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, स्लेट लाइम बना, एंड इज इवोल्व, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करवाने से वाटर मॉलिक्यूल बना जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो गैस से लिक्विड की फॉर्मेशन हो गई। देन दोबारा से यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे गैस रिलीज हो सकती है, जिंक को H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाने पर जिंक सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कई बार प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है जो कि येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं देन वी कैन से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और अकरिंग, ठीक है। चलिए अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एंडो मींस इनसाइड, अंदर रख लेना,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक। बहुत कॉमन सी दो रिएक्शन है, आप याद रख सकते हो। रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको पता है क्या होता है रेस्पिरेशन में, कि जो हमारा फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस H2O में, एंड एनर्जी इज रिलीज, जो कि हम कहते हैं कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एंड विच इज यूज टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर उसका उल्टा करके देखें हम, तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O कंबाइन करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई, यहाँ पे हीट या एनर्जी स्टोर होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक and respiration is exothermic reaction. Clear to everyone? So photosynthesis endothermic है and respiration exothermic reaction है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और स्लेक लाइम की रिएक्शन मैंने भी बताई थी, जो व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है घरों में। अब कुछ काम की बात कर लें। काम की बात क्या है जी, बताइए सर। कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल स्टेट मेंशन की जाए जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेप और भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं कई बार, जैसे एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे अगर प्रेशर रिएक्शन हो रही है, या अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो उन कंडीशंस को भी मेंशन किया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए फटाफट थम्स अप दीजिए। अगर अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी डिस्कस करने वाला हूं। एक एक एक्टिविटी आपकी क्लियर हो जाएगी अभी। एक्टिविटी दूसरी 1.2 क्या है कि लेड नाइट्रेट, अभी हमने देखी थी रिएक्शन PbNO3, लेड नाइट्रेट को लेना एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड किया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड KI। तो आपको रिएक्शन का रिजल्ट बताना है। तो करना क्या था इसमें कि लेड नाइट्रेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है लेड आयोडाइड का। फटाफट क्विक रिएक्शन होती है और कलरलेस से वो येलो कलर का हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। और CBSE के जो सैंपल पेपर आया था 2021 का, उसमें क्वेश्चन था, देखिए क्या क्वेश्चन था। रीमा ने 5 ml लेड नाइट्रेट लिया एक सॉल्यूशन में बीकर में, और उसमें 4 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, तो क्या ऑब्जर्व किया उसने, सॉल्यूशन टर्न रेड सॉरी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। तो अभी हमने क्या देखा, कैसा कलर चेंज हुआ, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो कौन से ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, और इस बार से तो पैटर्न और चेंज हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन 50% आएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं एक एक एक्टिविटी आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 की केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर भी रेज करता है। सारा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है कि क्या लेना है। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें या तो हम HCl ऐड कर सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, और या फिर डाइल्यूट HCl हम ऐड कर देंगे। क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम बॉटम टच करेंगे फ्लास्क का तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब दोनों काम हुए, टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज का मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड गैस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो दोनों चेंजेस एक साथ हो गए। क्लियर? चलिए अब और इजी वे में, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया हमने कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड या HCl ऐड करना था। नाउ द मैजिक स्टार्ट्स, कि बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसको एक सोप सॉल्यूशन में डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे तो बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस की। और हाइड्रोजन गैस अगर आपको पता हो तो पोप साउंड प्रोड्यूस करती है। पोप साउंड को कैसे कंफर्म करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे जहां पे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वहां पे पोप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी।
एक मैजिक सा क्रिएट होता है कि आप बबल्स के पास कैंडल लेके गए, पाट 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 पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना। और अगर हम फ्लास्क को टच करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, तो कैसे हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ गैस टेम्परेचर आल्सो राइजेस इन केमिकल रिएक्शन। हमने देखा था प्रेसिपिटेट बनेगा, स्टेट चेंज होगी, हीट रिलीज होगी, ये सारे चेंजेस अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर्ड, है ना। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि आपको ये सेटअप देखना था और गैस एक बतानी थी क्या है। तो अभी हमने देखा गैस ए यहाँ पे कौन सी थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स कौन सी गैस के बने थे, बबल्स किस गैस के बने थे, जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया था, तो ZnCl2 या ZnSO4 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और इसको हम कंफर्म कर रहे थे कैसे, एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाते हैं जो बबल्स प्रोड्यूस हुए सोप सॉल्यूशन में, और बर्निंग कैंडल के साथ वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, पोप साउंड। एंड पोप साउंड प्रोड्यूस होना ही कंफर्मेशन है कि हाइड्रोजन गैस वहां पे इवोल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर का एक एस्पेक्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बैलेंसिंग क्या है केमिकल इक्वेशंस की, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। बट बिफोर दैट अब हम आते हैं, मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी जिसको आपको बैलेंस करना था, 5 मिनट का टाइम दिया था। अभी मैं चेक करूंगा कि कमेंट सेक्शन में किस किसने आंसर किया है। तो पहली रिएक्शन थी हमारी ZnCO3, ZnCO3। इसमें क्या बनना था, उसमें क्या बना हुआ था, ZnO प्लस CO2। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही आप ये कर सकते हैं, LOL ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दूसरी रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, अभी हमने देखी थी। लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। आप चेक करते रहिए आपकी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाई आपसे, ठीक है। FeSO4 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 की फॉर्मेशन होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट फिफ्थ रिएक्शन में बना और जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। तो आपकी कितनी रिएक्शंस करेक्ट है, फटाफट ये भी बताइए। सारी की सारी रिएक्शंस आप लिख के दीजिए। और जाते जाते एक काम की बात आपको बता रहा हूं कि कोई इंसोल्यूबल सब्सटेंस जब बन जाता है किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में, देन इट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग, कोई भी कंफ्यूजन है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी रिएक्शन हम एक एक एक्टिविटी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में 2 वर्ड आपको बार बार आएंगे, लल्लू प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं मेंशन करूंगा, कुछ काम की बातें आएंगी वो आपको बताई जाएंगी, और सब कुछ होगा आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में। अब हम अगला हिस्सा शुरू करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो सबसे पहले जो टाइप आता है दैट इज कॉम्बिनेशन। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन, कि जब ए और बी मिलकर ए बी बना दे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे। तो इस तरह की रिएक्शंस को, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्विक लाइम की बहुत कॉमन रिएक्शन है, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, और इसमें हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा घरों में जब व्हाइट वॉशिंग होती है ना, उस टाइम इस तरह का प्रोसेस होता है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो गई ये चीजें, पुराने टाइम में मटके में वो बाहर से लाकर डालते थे और फिर वो वहां पे पानी उसमें उबलने लगता था। अगर आप में से किसी ने इस तरह का रिएक्शन देखा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो इसमें K3B क्या है, कुछ काम की बात है क्या है,
कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जो स्लैक लाइम का सॉल्यूशन है, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया। क्यों? ये रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके पतली सी कोटिंग बना देता है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है, एक शाइनी एक अपीयरेंस दे देता है वॉल्स को, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है अल्टीमेटली। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और छोटा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। ये तो वही हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में लिया, उसको आप घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये एक्टिविटी है छोटी सी। बीकर गर्म हो जाता है, गर्म होने का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट इज रिलीज। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई और एग्जांपल बहुत कॉमन हमारी डे टू डे लाइफ में, रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट रिलीज होती है, क्विक लाइम से स्लेक लाइम की फॉर्मेशन, बीकर को आप टच करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। फर्दर इस प्रोसेस को आगे चलते हैं, तो इस तरह से आप मिक्सचर बनाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने बात करी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट जो हमारा मार्बल होता है ना, जो स्टोन होता है मार्बल, जो घरों में हम टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला भी सेम होता है बच्चा लोग, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, वो भी CaCO3 है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन आप कह सकते हैं, है ना, कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए। इट इज सिंपली रिवर्सल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसके तीन टाइप्स होते हैं बच्चा, कि इसमें अगर हीट की वजह से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और लाइट की वजह से हो रहा है, जो सनलाइट है उसकी वजह से भी हो सकता है, ये उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो तीन तरह का डिकम्पोजिशन हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहला, कि एनर्जी यूज होगी हीट की फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ये एरो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर आ जाएगा, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है सीमेंट की वो कैल्शियम ऑक्साइड से ही होती है। दूसरा एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, जो फेरस सल्फेट है FeSO4, हमारी लैब में बहुत कॉमनली मिल जाता है। एक्चुअली वो क्या है? हेप्टाहाइड्रेट है, उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, विच आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और इसको जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल उसके लॉस्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और उससे क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि व्हाइट कलर का होगा। तो ये सारा हट जाएगा, ओनली फेरस सल्फेट रिमेन्स देयर। और वाटर मॉलिक्यूल हट गए तो क्या हो गया? अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फेरस से फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ये, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए फेरस सल्फेट था, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, 7 मॉलिक्यूल थे वाटर के, और उसको जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, 2 गैसेस बन गई और एक सॉलिड बन गया। अब वही आ गया ABM, आसान भाषा में अब इसको समझते हैं कि कैसे इसका डिकम्पोजिशन होता है। एक एक एक्टिविटी मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का, आपको समझाऊंगा कि हमें क्या लेना है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, और किसमें लेने हैं? ये इस टेस्ट ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। कलर मैंने क्या बताया? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका कलर कैसा होता है? अभी यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, हीट कर दिया बर्नर के हेल्प से। अब कैसे बनेंगे? अब कैसे बनेंगे? यस, व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर्ड बन गए। बहुत सिंपल से समझ में आ गई बात।
है ना। तो ग्रीन से व्हाइट कलर के फेरस से फेरिक, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और एग्जांपल है इसका, लेड नाइट्रेट। लेड ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन था लेड नाइट्रेट का, इससे सॉलिड लेड ऑक्साइड विच इज येलो कलर, तो कलरलेस से येलो कलर की फॉर्मेशन होगी और साथ में NO2 के ब्राउन फ्यूम्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इज इट क्लियर? अब इसकी भी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हमें क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिया वही टेस्ट ट्यूब में, इसको टोंग की हेल्प से होल्ड किया और बर्नर पे रख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये कलरलेस कंपाउंड है क्या, लेड नाइट्रेट। अब जब इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं, NO2 के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे पूरी की पूरी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, वो बॉइलिंग ट्यूब है, वो फिल हो जाती है। अब अगर इसके पास एक स्प्लिंटर लेके आएंगे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के पास, तो वो आग पकड़ लेता है एंड दोबारा से जलना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि इसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस भी इवोल्व हो रही है और लास्ट में क्या बच जाएगा, व्हाइट कलर, सॉरी कलरलेस से येलो सॉलिड बन जाता है, जिसको लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जब गर्म होगा तो ये रेडिश ब्राउन होगा और जब कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो येलो कलर का होगा। बहुत माइन्यूटली इस लाइन को ध्यान रखना है कि जो लेड मोनोऑक्साइड बना गर्म होगा तो रेडिश ब्राउन, और येलो कलर कब मिलेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत अच्छे। तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर ली। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आप सबको पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब हम यूज करते हैं फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? जल्दी बताइए, पहले में हमने हीट को यूज किया, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कोई कंफ्यूजन है अभी, फटाफट बताइए मुझे। एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज टेल मी। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल आप ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं। उसको जो लिक्विड स्टेट थी वाटर की, उसको एक सेटअप इस तरह का लेते हैं, बीकर लेकर, उस बीकर में हमने क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इन द फॉर्म ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और उसको दोनों को एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी हो गई, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे, 2 इलेक्ट्रोड्स। अब कैथोड और एनोड। कैथोड कैसा चार्ज होता है बताइए मुझे, ये कैथोड है एंड दिस इज एनोड। क्लियर? ठीक है, इनमें बीच में है ग्रेफाइट की रोड, ग्रेफाइट रोड को यूज किया गया है। ठीक है, स्टॉपर्स की हेल्प से इसको एडजस्ट कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहां से एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी हमें, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। कैसे हुआ ये, कैथोड आपको पता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, तो नेगेटिव पे हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट होगी। दूसरी तरफ जो एनोड है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या देखनी है, क्या दिखेगा आपको, जो कैथोड पे अमाउंट जो है हाइड्रोजन का, वो डबल होगा एज कंपेयर टू एनोड। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज क्यों होगा ऐसा, जब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन बट एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज डबल एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनोड। इज इट क्लियर? अब बर्निंग कैंडल जब कैथोड के पास लाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा,
वो बर्न करेगी, यस और नो, इट विल बर्न और नॉट, यस। सो इस तरह के डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब ही बच्चा लोग क्या होता है, लाइट। तो लाइट एनर्जी को जब यूज करेंगे फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत कॉमन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl, व्हाइट कलर का होता है, जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो अपने आप गायब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में, येलोइश ग्रीन, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हो। तो ये सिल्वर हैलाइड्स की जो रिएक्शंस हैं वो बच्चा लोग हम यूज करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो इसकी बहुत कॉमन सी एक रिएक्शन है, एक्टिविटी है, सॉरी, आपकी एनसीईआरटी की वही एक्टिविटी कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने लिया एक चाइना डिश में और उसको रख दिया। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का है, देखिए व्हाइट कलर का, ठीक है। और उसको हमने रख दिया सनलाइट में। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, Ag प्लस Cl2, Ag का कलर ग्रे और क्लोराइड का येलो ग्रीन, तो ग्रे एंड येलो ग्रीन। यहां पे बचेगा क्या, सिर्फ ग्रे कलर का सब्सटेंस बचेगा। वही एक्टिविटी को इजीली समझने के लिए ग्रेश व्हाइट सिल्वर हमें मिल जाएगा, इस सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी सिमिलरली होगी। तो ये 3 टाइप की हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, हीट के हेल्प से थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन और फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, भगा देना, हट मैं तेरे से पावरफुल हूं, चल यहां से हट, तो वहां से उसको, जब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर, नेचर का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने बायो में पढ़ा है, जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, फिटेस्ट होते हैं, वो अपने से वीकर को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो केमिकली भी यही होता है। तो यहाँ पे 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि यहां पे सिंगल कंपाउंड अगर डिस्प्लेस होता है तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक को अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा रह गया अकेला। इसी तरह आयरन इज मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगी इसके साथ। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बेचारा ये रह जाएगा अकेला, FeSO4 बन गया और कॉपर फिर से अकेला, तो ब्लू से ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। 3 आयरन नेल्स लेनी है, क्लीन कर लेना है उनको रबिंग करके सैंड पेपर से, और उसके बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जो कि डीप ब्लू कलर का है, एक बड़ी आयरन नेल ली, मैग्नीशियम रिबन के साथ जैसे किया था उसको सैंड पेपर से रब कर लेंगे, हमने एक्टिविटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस आयरन नेल को हमने उस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया एंड लेट द मैजिक हैपेंस। थोड़ी देर के बाद क्या आप देखोगे, आप 30 मिनट के बाद जब आप जाओगे तो आयरन नेल जो है वो रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई किसकी, कॉपर की, ठीक है, कॉपर की एक्स्ट्रा लेयर बन गई और जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर वहां पे रह जाता है। तो ये 3 जो नेल्स की कहानी है वो यही है, अलग अलग कलर का अलग अलग रिएक्शन होगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, बहुत ब्यूटीफुली वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। अगर एक साथ 2 एलिमेंट का रिप्लेसमेंट होता है देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि द रिएक्शंस इन व्हिच 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिडक्शन भी इसको कहते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में है, और बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। सोडियम ऑब्वियस ही बात है
ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बेरियम से, तो अपना सॉल्ट बना देगा NaCl। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, आपको याद होगा। और बच गया क्या, यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिडक्शन भी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, क्योंकि सोडियम ने उसको वहां से भगा दिया और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। क्लियर, ये इसकी एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कैसे होती है। 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या हुआ, बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसको इतना सिंपल कर देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीजन अगर ऐड होती है, एक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट साइड में है, ए मान लो रिएक्टेंट साइड में, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, AO बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। एंड अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा उस साइड से रिएक्शन के बाद, तो भी वो ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी इसकी एक्टिविटी, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली चीजें मेंशन की हुई है, बस समझने की बात होती है कि चाइना डिश लिया, वही उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर हमने डाल दिया, उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो रेड ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर था, उसको हीट करने के बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ उसने रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक, याद रहेगा ये भी आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सच रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऑक्सीजन वहां से हम हटा दें और हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। H2 प्लस F2 हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन, तो हाइड्रोजन मिल गई फ्लोरीन के साथ और HF बना दिया। और रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। देखिए एक कॉमन सा रिएक्शन लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है मान लो और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देखिए किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो क्या बन गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऐड हो गई ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। क्लियर टू एवरीवन, कोई कंफ्यूजन है किसी को, पक्का, चलें आगे। अब अगर दोनों रिएक्शंस एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। उल्टा हो गया ना, MnO2 किस में चेंज हो गया, Cl2 में, MnCl2 में, इसकी ऑक्सीजन हट गई, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और HCl में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन कर रहा है, और MnO2 सॉरी HCl जो है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, दूसरी रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया जिंक में, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, सिमिलरली कार्बन में ऐड हो गई ऑक्सीजन, तो ZnO तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप और कितनी कॉमन रिडॉक्स रिएक्शंस बता सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। इसी से रिलेटेड दो और प्रोसेसेस होती हैं, रेंसिडिटी एंड कोरेजन।
कोरोजन आप सबने सुना है, लोहे में जंग लगना, उसको कोरोजन कहा जाता है ना। तो मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर, एसिड, वाटर, तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। रस्टिंग ऑफ मेटल्स, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये सब किसके एग्जांपल है, इसी के एग्जांपल है। तो जो कोरोजन होता है ना बच्चों, कोरोजन क्या करता है, डैमेज करता है बॉडीज ऑफ हमारे जो व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, हमारी बाइक है, उनको डैमेज करता है। ब्रिजेस को, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, जो हमारे रेलिंग्स हैं, वो सब आयरन की बनी होती है, और जब उनमें कोरोजन हो जाता है तो वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। अगर किसी आयरन आर्टिकल को हम एक व्हाट यू से कोटिंग कर दें उसकी, रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, कोई बता सकता है तो बताइए मुझे, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर कॉपर का होता है, उसकी अगर कोटिंग कर दें तो उसको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है। एंड लास्टली एक छोटा सा टॉपिक और है, रेंसिडिटी। आपके चिप्स के कुरकुरे के पैकेट आप देखते हो, उसमें 2 ग्राम चिप्स होती है और पूरा इतना बड़ा सा पैकेट होता है, आप कहते हो बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं बेटा, वो बेवकूफ़ नहीं बनाते आपको, वो आपके बेनिफिट के लिए है। कि जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ उस प्रोसेस को क्या कहते थे, रेंसिडिटी कह देते हैं, कि ये रेंसिड हो गए सब्सटेंसेस। तो इसलिए उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है एयर की जगह, जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और दूसरा फायदा ये होता है, वो डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचा देते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, या लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेशन उसका कर सकते हैं। तो ये रेंसिडिटी की जो फैटी सब्सटेंसेज हैं, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने का एक तरीका है, जिससे कैसे बच सकते हैं, नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं उसमें, डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, लो टेम्परेचर पे रख सकते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर। 2 पार्ट थे इसके, एक में हमने केमिकल इक्वेशंस को स्टडी किया, और दूसरे में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। स्टिल इफ यू आर एनी डाउट, करना वही है जो आप हमेशा करते हैं, अपने डाउट यहाँ पे पूछिए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही करना है अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीडी वन है उनके साथ शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, सारा कुछ मिलेगा आपको, नो नीड टू वरी।